नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। आज हम बात करेंगे कि क्या यूक्रेन से जंग छेड़कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन मुसीबत में फंस गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अविश्वसनीय रूप से कठिन स्थिति में हैं और आत्मसमर्पण कराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुतिन के पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि वो यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर उन्हें डरा दें और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दें। पुतिन अब यूक्रेनी सैन्य से नहीं बल्कि वहां के नागरिकों से लड़ रहे हैं। आवासीय इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला कर नागरिकों को डराने की कोशिश की जा रही है। जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन को लगा कि वो यूक्रेन पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो गलत गणित लगा बैठे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की अपनी संभावना का गलत आंकलन किया। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जंग पुतिन के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। अब पुतिन ने बुधवार को एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कानून के तहत यूक्रेन के जिन 4 इलाकों को रूस ने अलग करने की घोषणा की थी, वहां मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। रूस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। ये 4 इलाके हैं खेरसोन, ज़पोरिज़िया, दोनेस्क और लुहांस्क। हालांकि इन चारों इलाकों को रूस अभी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया है। उसे यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि गुरुवार से इन चारों इलाकों में मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की अगली बैठक में इस कानून पर चर्चा की जाएगी। रूस इन इलाकों में अपने नेताओं को कमान सौंपने के बाद अपने 60,000 लोगों को बसाने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के नेतृत्व में एक स्पेशल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले 8 महीने से चल रहे इस युद्ध में सितंबर से शुरुआत में पहली बार यूक्रेनी सेना के हाथों रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच रूसी हमले में यूक्रेन के कई बिजली घर नष्ट हो गए हैं। बिजली घर नष्ट होने के चलते यूक्रेन में बिजली का संकट गहरा सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अहम फैसला लिया है। यूक्रेन के ऊर्जा अधिकारियों का कहना है कि देश में बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि देश की बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नष्ट हो चुका है। इस स्थिति में बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने और देश में ब्लैकआउट के अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज हमें एक नई बिगड़ती हुई स्थिति देखने को मिलती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा के लिए। दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर BN झा जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। दीपक वोरा जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब देखिए जो स्थिति अब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की बनी हुई है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और कई इलाकों में रशिया ने कब्जा भी कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि जो स्थिति है थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें हमें उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं बाइडेन भी ये कह रहे हैं कि जो पुतिन है अब बौखलाए हुए हैं, वो काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से आप देख रहे हैं? दीपक वोरा जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर BN झा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और आपके जितने दर्शक हैं मैं उनको ये बता दूं कि यूक्रेन की स्थिति जो है एक थोड़ी सी विकट स्थिति है और वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि यहाँ से हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि एक थोड़ी सी न्यूक्लियर आहट जो होती है वो कहीं न कहीं सुनाई दे रही है। हालांकि ये बहुत दूर है अभी, लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे बनती सी जा रही है, ऐसा कई लोगों को लगता है। अब जब आपने ये पूछा कि अभी जो वहां की स्थिति है जी। तो एक चीज याद रखिए, जब यूक्रेन ने जो भी किया था 24 फरवरी के पहले, रूस ने जो अटैक किया था उसके 2 मेन कारण थे।
सबसे मेन कारण ये था कि जो डोनबास एरिया है, जहाँ पे रूसी बोलने वाले लोग, रूसी मूल के लोग वो रहते थे, वो रूस के ऊपर में उन्हीं दिनों से आधारित थे। तो वो चाहते थे कि उनका जो 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 रिकॉग्निशन है, उनकी जो आजादी है वो सुनिश्चित की जाए। और दूसरी, रूस चाहता था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे। ये दो शर्तें मेन शर्तें थी। इसके अलावा और दो कारण थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी, जब धावा बोला तो वो गलत था। इस तरह से किसी भी नेशन के ऊपर में इस तरह से अटैक करना जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हम पीछे नहीं जा सकते हैं। अब जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से अब जबकि आज से 1-1.5 हफ्ते पहले रूस के दूमा के अपर और लोअर हाउस दोनों ने ये 4 जो रीजन्स हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सन, जब इसको रूस का एक पार्ट घोषित कर दिया है, तो अब रूस की ये एक प्रेस्टीज इशू बन गई है कि इसको पूरे के पूरे वापस ले। आप जानते हैं कि जिन दिनों में ये प्रस्ताव पास हुआ था दूमा में, उन्हीं दिनों काफी सारे जो एरिया थे रूस लूज कर चुका था यूक्रेनी फोर्स को। तो आज के दिनों में उसको रिगेन करना ये रूस के लिए एक आत्मसम्मान की विषय है, तो वो उसको करेगा और इसके लिए रूस को चाहे जो भी करना हो वो करेगा। आपने बात उठाई कि वहां पे मार्शल लॉ लगाया है। जी। तो मार्शल लॉ जो लगाया हुआ है, एक वो ऐसा प्रावधान है जिसमें कि रूस पूरे जो एरिया है उसको अपने विशेष के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसको मोल्ड कर सकता है। इस मामले में कि कितने लोग जो एक्टिव जो एडल्ट्स हैं उनको अब कमांड अगर दिया जाएगा कि आप लड़ाई ज्वाइन करो, तो उनको लड़ाई ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, अगर किसी इंडस्ट्रीज को असाइन किया जाएगा कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप बंदूक बनाओ या उससे गोला बनाओ, आर्सनल बनाओ या और कोई चीज बनाओ, तो वो उनको बनाना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से मार्शल लॉ जो है वो इनटेलिंग हो जाती है। तो इन सब के मामले में जो अभी जो कुछ हो रहा है, ये रूस की एक सोची समझी नीति है और वो इसके ऊपर में आगे बढ़ेगा। जायरा जी बिल्कुल। और अब जिस तरीके से रूस अपना अगला कदम उठाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। देखिए, क्योंकि खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क अपने कब्जे में लगभग उसने ले लिए हैं। दीपक वोरा जी, आपको क्या लगता है? मार्शल लॉ लगाने की बात यहाँ पर कही गई है और कहा जा रहा था कि गुरुवार से ये लागू भी हो जाएगा। इसके बाद क्या बदलाव वहां पर आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? आभारी हूं कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर कार्यक्रम में शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और हमारे ग्रुपी साहब जो हैं, जो बहुत स्पष्ट रूप से सब कुछ समझाते हैं। जी जी मेम साहब, यूक्रेन इस समय एक सर्कस है। उसमें 2 सर्कस मास्टर हैं और एक जमूरा है। सर्कस मास्टर तो आप जानते हैं कौन है। एक बहुत 80-90 साल का बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, अपना नाम भूल जाता है। उसका नाम है बाइडेंस्की। दूसरा है पुतिन्स्की। और जो जमूरा है उसका नाम है ज़ेलेंस्की, जो अपने आप को कभी कभी शेर समझता है। वो एक रिंग मास्टर के साथ झगड़ा करता है और दूसरे को ठगने की कोशिश करता है। रूस ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया ना, जैसा अभी आपने बताया, उन इलाकों पर जहां उसने कब्जा किया है, तो पश्चिमी मीडिया तो पागल हो गया। ओहो, इसका मतलब रूस का कंट्रोल नहीं है। मेम साहब, मार्च 2022 में उस जमूरे ने भी पूरे यूक्रेन पर मार्शल लॉ किया था। उसका कब्जा नहीं था उस वक्त। उसकी आजकल कोई बात नहीं कर जी। ये वो विंस्टन चर्चिल की जो जमूरा है, उसके 1940 एंटी जर्मन स्पीच थी। हम बीचेस पर लड़ेंगे, हम लैंडिंग ग्राउंड्स पर लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। शमशाद बेगम ने 1950 में बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमक। अभी क्या हुआ है कि रशिया ने एयर अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए और ये जो जमूरा है मैम क्या करता है G7 को कि आप एक प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करके रूस पर, ऑल राइट, मान लिया करेगा। 5 जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के पास तो है न्यूक्लियर वेपन्स, तो वैसे ही नेटो छोड़ने को ब्रिटेन में ताकत नहीं है। चाइना और रूस हमला करेंगे नहीं। फिर बचा पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया नहीं करेगा। और फिर जो मेरा चाचा बैठा है अटलांटिक के उस पार, क्या करे? उसकी क्षमता है रूस डायरेक्ट लेने की न्यूक्लियर वॉर में? सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन उन्होंने जमूरे को बोल दिया कि शेर है और वो हम करेंगे। बातचीत की अब संभावना नहीं है। क्यों?
क्योंकि नेटो कहता है हम बात नहीं करेंगे जब तक पुतिन ये ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, जेल ना चला जाए, इस्तीफा ना दे दे, ये ना, ये सब, ये कहाँ नेगोशिएशन जी जी। जब आप प्री कंडीशंस रखते हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इस समय है, सिंपल सी चीज है, वो कहते हैं जो पश्चिम में बैठे उनको तो कोई आदमी नहीं मर रहे, तो ये बेवकूफ सर्कस के जोकर के लोग हैं, ये चाहते हैं स्टेलमेट आप समझ, मुझे शब्द नहीं मालूम है, स्टेलमेट हो जाए, जब बातचीत होगी, ये जो इसका नाम है जमूरा जो है, का देखा मैंने आपको ले आए थे, बात करनी है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं, ये न्यूक्लियर हथियारों टोटल नॉनसेंस, कोई ना इस्तेमाल करेगा, ना में इतना दम है सोच भी सके कि हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके बात कि उसने अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जो कर्श था ना, जो क्राइमिया को रूस के साथ जोड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो यूक्रेनियंस ने उड़ा दिया, फिट के, हाँ जी अपने। तो अब जब पुतिन उड़ रहा है तो फिर रोने लगते हैं जब जी जी। तो इस समय मुझे लगता है कि बहुत फ्यूज सिचुएशन है, और स्टेलमेट ना ये जीत फिर बातचीत, यही एक हकीकत है जो मैं अगले 90 दिन देखा। जी बिल्कुल, हम भी बस ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे चलकर जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो सके, लेकिन फिलहाल ये ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जैसे कि हालात बने हुए हैं। डॉक्टर झा, ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि अमेरिका को देखिए बार बार यही काम है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना, पहले अफगानिस्तान और यूक्रेन के साथ भी हम यही देख रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो देश है अमेरिका पर भरोसा करते हैं, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो मकसद है वो लगभग पूरा हो रहा है। वो चाहता था शुरू से ही कि रूस के बैकयार्ड में एक वॉर फ्रंट शुरू हो, एक चेस बोर्ड बिछाई जाए जो यूक्रेन होता, और फिर उस चेस बोर्ड से नेटो और यूरोपियन यूनियन अपने गेम खेलते। तो वो तो अभी ही हो रहा है, जैसे हमारे राजनायक साहब कह रहे थे कि जमूरा, तो जेलेंस्की जो है वो एक मोहरा है, मैं उनको जमूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मोहरा है जो ठीक वही चाल चल रहा है जो उसके मास्टर चलाने वाले जो हैं वो चाहते हैं, और वो दो मास्टर उसके हैं, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा नेटो। नेटो में खास करके अमेरिका जो बाइडेन चाहता है। तो जो नेटो और यूरोपियन चाहता था उनको वो तो मिल गया, उनको एक बिछाई चेस बोर्ड रशिया के बैकयार्ड में यूक्रेन में मिल गया है, जहां पे मोहरे किसके पिट रहे हैं? मोहरे यूक्रेन के पिट रहे हैं। वहां पे यूक्रेनी या वहां के जो मर्सनरीज हैं वो लोग मारे जा रहे हैं, चाहे जिस भी हमला हो, और साजो सामान जो है वो नेटो और यूरोपियन यूनियन अपने अपने वो दे रहे हैं, खास करके नेटो उनको दे रहे हैं, खास करके यूएसए। तो अभी यूएसए का साजो सामान है जो खत्म हो रहा है, और उधर रशिया का साजो सामान है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यही नेटो चाहता था कि किसी न किसी तरह से रशिया वीक हो, वो उसकी जो सामर्थ्य है वो थोड़ी सी वीक हो, जिससे कि आगे उसको चैलेंज किया जा सके। तो ये तो मंशा जो नेटो की है वो पूरी हो गई है। अब जब तक ये गेम चलता रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि स्टेलमेट्स में होगा, क्योंकि इसमें बाहर के भी कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे चेचन फाइटर्स आ गए थे, और ये देखिए विडंबना क्या है कि चेचन वहां पे रूस की तरफ से लड़ रहे थे और इधर यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो उस दोनों में चेचन का जो गेम है वो उनको पैसे मिलते होंगे, वो अपना वाहवाही ले रहा था। इसके अलावा यूक्रेन में बहुत सारे मर्सनरीज हैं, और मैं आपको बताऊं जो चीज आज लोग नहीं बोल रहे हैं, वहां पे कम से कम 700 से लेके 1000 नेटो के ट्रूप सिविल कपड़े में वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, जितने अपग्रेडेड वॉर मशीन्स वहां पे आई है, जिसमें से कि ये जो रॉकेट चालक है भी नया आया हुआ है, नई वाली हॉवर्जर आई हुई है, नई रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम आई हुई है, और नई जो उनके पास में कामकाजी ये ड्रोन आया हुआ है। इन सबको चलाने वाले नेटो के लोग जो सैनिक हैं वो हैं, लेकिन सीरीज में हैं, लेकिन ये चीज कोई बोल नहीं रहा है। और यही एक चीज, ये भी एक ऐसा चीज है जिसके चलते कि रूस बिगड़ा हुआ है। तो इसीलिए हालांकि अभी वरासा ने बताया कि
बिल्कुल जाहिर तौर पर ये दोनों ही जो देश हैं पीछे हटने को नहीं तैयार हैं। तभी आज डॉक्टर झा ये स्थिति बन चुकी है कि यूक्रेन अब लगभग पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दीपक वोरा जी, आपके पास अब आना चाहूंगी मैं। अब देखिए, बाइडेन ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अविश्वसनीय रूप से अब कठिन स्थिति में है, डिफिकल्ट टाइम है उनका, ऐसा उनका कहना है। और आत्मसमर्पण कराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों के साथ वो क्रूरता कर रहे हैं वहां पर। इस तरह के बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है। इससे क्या अब मतलब निकाला जाए? मैम, ये जो कहते हैं ना, ये जो बुजुर्गवार वहां बैठे हैं, आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा नहीं, ढेर सारा नमक डालिए। फिर मैं तो ये भोजन कर रहा था, मुझे बहुत भूख लग रही थी, नमक के बिना भोजन करता हूँ। आप नमक डालिए उसके ऊपर और फिर उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। प्रेस को अस्ताना में 14 अक्टूबर को पुतिन साहब बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन हमेशा बात करते हैं कि शांति होनी चाहिए, लेकिन जो जमूरा है वो शांति की बात। वो कहते हैं जब तक पुतिन है मैं शांति नहीं चाहता। क्या मतलब क्या है इसका? दूसरी चीज मैम, ये एक स्टोल्टनबर्ग नाम का आदमी है, वो कहता है कि मैं नेटो सेक्रेटरी जनरल। तो ये 11 अक्टूबर को ये नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, अगर पुतिन जीत गया ये तो सारे नेटो के लिए हार होगी। अरे वाह, यूक्रेन कब से नेटो में आ गया? और फिर उसके जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे नेटो के, क्या बोलते हैं मैम कि हम उसको खतरनाक हथियार देंगे, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स, एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक वेपन्स, और फिर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट देंगे और यूक्रेन को हम नेटो स्ट्रक्चर्स में इंटीग्रेट करेंगे। जो सोवियत संघ की जो इक्विपमेंट है यूक्रेन के पास, उसको हम नेटो इक्विपमेंट से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब जमूरे को हम एक सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि टाइगर नेटो का सदस्य है, लेकिन सब करेंगे। तो पुतिन साहब ये स्वीकार करें। जंग किस बात की हुई थी? पुतिन साहब ने कहा था कि इसको नेटो में मत जाने, तभी कुछ तो आप कर। मैम, समस्या ये है, जी जी, ये लोग सोचते हैं कि ये अकल बंद है, सारी अकल देशों बंद कर रखी है अपने में, के पास कोई नहीं है। सो इट्स अ गेम, सीधा आ रहा है और मर्क बन रहा है ट्रेन के लोग। हमारा देखकर जी दीपक जी, लेकिन देखिए सवाल यही है कि यूक्रेन को ये बात समझ में आखिर क्यों नहीं आ रही है? मैम, दिस इज क्वेश्चन $1 million। क्योंकि सर एक सवाल है, माय लेट फादर वाज इन इक्विपमेंट यूज करते थे तो की ट्रेनिंग होती, बता दिया सर आपको तो एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो आए थे, कितनी देर यूक्रेनियन को तो ट्रेनिंग मिल जाती है, बल्ले। और ये कौन है, ये कितना दिमाग है इनका? तो ये ऑब्वियसली जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही है, करने वाला कोई और है, सिविलियन में या नेटो मिलिट्री की यूनिट, नहीं तो 3 दिन में नहीं मिलती है। जी जी, जाहिर तौर पर। डॉक्टर झा जी, आप देख रहे हैं पूरी स्थिति, फरवरी से ये जो लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद अब कुछ महीनों पहले हम देख रहे थे कि हालात कुछ सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्रीमिया ब्रिज जब से ढाया गया है, कोलैप्स हुआ है, उसके बाद से हालात एक बार फिर से हमें गंभीर होते हुए दिखाई देने लगे, उसमें उबाल आता हुआ दिखाई देने लगा। क्या ये एक बड़ी वजह है जो आक्रामक रुख एक बार फिर से हमें रूस का देखने को मिल रहा है? देखिए, क्राइमिया ब्रिज में जो अटैक हुआ था, ऑफकोर्स वो रूस ने बड़ा सीरियसली लिया था, लेकिन उसके पहले भी काफी सारे रिवर्सल्स हुए थे। आपको याद होगा कि जून में पहले जो बेलगोरोड है वहां पे रिफाइनरी पे अटैक किया था ड्रोन से। उसके बाद वहीं पे जो कुछ आर्म्स और एम्यूनिशन डिपो थे, फ्यूल डिपो थे, उसके ऊपर में अटैक हुआ था। तो जब रशिया के सॉवरेन सॉइल पे जब अटैक शुरू हो गया तो तभी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद रशिया एक कोई नया पैतरा आगे लेगा। तो उसको लेने में देर हुई, क्योंकि उसको भी एक शायद जस्टिफिकेशन चाहिए था, और वो जस्टिफिकेशन जब ये चारों रीजन जो है, नए वाले रीजन, जब उसने अपने में मिला लिया हुआ तो उसको एक बार बिल्कुल प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल गया है कि अब ये रशियन स्पीकिंग लोगों का अपना टेरिटरी है, जो उन्होंने जो रेफरेंडम करके अपने आप को रशिया में मिलाया हुआ है। अब हम इसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, और उसके बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हुई। तो जिस दिन उस ब्रिज पे अटैक हुआ था, हम एक दिन सारा थाने बैठे थे कि आज कुछ न कुछ होना है, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, उसके अगले दिन हुआ। लेकिन जरा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए, यूक्रेन होता है कि ये रशिया जो है हमारे सिविलियंस को मारते हैं। अरे ना जी ना, कौन अपने $3 से $4 मिलियन के दाम के जो मिसाइल्स हैं
उसको जाके पार्क में फोड़ेगा या कहीं ऐसी जगह में फोड़ेगा जहां पे कोई चीज नहीं हो, जहां स्कूल हो, जहां पे और कोई चीज हो। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं बात है। रशिया एक एक टारगेट जो चुनती है वो मिलिट्री टारगेट है। उनको वहां से ग्राउंड से एक्चुअल जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस मिलती हैं, उसके बियरिंग्स मिलते हैं, तब उसके ऊपर में वो मिसाइल दागे जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कोई मिसाइल गिरा, एक पूरा मिसाइल जब अटैक हो गया था उसमें उन्होंने कहा कि हमारे 3 लोग मारे गए हैं। बताइए, अगर एक मिसाइल को लोगों को मारना होगा तो एक मिसाइल में तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। ऐसे जगह पे गिरा जा सकता है। तो इसलिए आप उसके वक्त पे मत जाइए यूक्रेन क्या कहता है। और ये यूक्रेन नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वेस्टर्न मीडिया का, ये उनके तरफ से ये सारी खबरें आ रही है। आप और हम मोस्टली हम वही चीज देख रहे हैं, हम वही चीज सुन रहे हैं जो हमें वो सुनाने के लिए चाहता है। अब रूस का क्या दृष्टिकोण है? आपने कभी ताश का कोई खबर लिया हुआ है? नहीं। आपने कभी रूस के जो अपने दृष्टिकोण हैं, जो वहां की मीडिया है, जो वो कहती है, वो कभी आपके पास में आई हुई है? बहुत कम। तो इसीलिए हम लोगों को जाहिर तौर पर देखिए, जो दोनों देश हैं वो उनकी जो मीडिया है वो अपने हिसाब से खबरें दिखाते हैं और वही सूचना हम तक भी पहुंचती है और उसी हिसाब से हम भी आंकलन लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक ये जो जंग है ये थमती है, लेकिन जो नुकसान हुआ है दोनों देशों को इस जंग से, उसकी भरपाई कर पाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।